हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जनरल फार्मेकोलॉजी को वन शॉट में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और जो भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं लाइक एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी माइक्रोबियल ब्रोंकोडायलेटर्स, जहां से पीवाईक्यू कवर किए गए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्मेकोलॉजी होती क्या है। फार्मेकोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव है। फार्मेकॉन मीन्स ड्रग, लोगस मीन्स स्टडी। सो फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। जहां पे भी लॉजी वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? स्टडी। एंड फार्मेकॉन इज ड्रग, सो फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ओके, साइंस ऑफ ड्रग्स इट इंक्लूड फार्मेकोडायनामिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स। ये हमारे पास फार्मेकोडायनामिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स को इंक्लूड करती है। इवैल्यूएशन ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स, कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। इट मीन्स ये साइंस बताती है कि ड्रग की फार्मेकोडायनामिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्मेकोडायनामिक्स का मतलब होता है कि बॉडी पर ड्रग क्या इफेक्ट करती है, और फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट करती है। ओके, it is the branch of science which deal with the interaction of drug with the living system. Okay, pharmacology is the branch of science which deal with the interaction of drug with the living system. living system के साथ में जो ड्रग का इंटरेक्शन है वो हम किसमें स्टडी करते हैं? फार्मेकोलॉजी में। फार्मेकोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस कौन सी है? फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनामिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स मीन्स कि what the body does to the drug. Pharmacokinetics is the what the body does to the drug. That is the ड्रग का क्या होगा बॉडी के अंदर, बॉडी ड्रग के साथ क्या काम करती है। तो ड्रग का बॉडी के अंदर होता है एब्जॉर्प्शन, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन किडनी यूरिन स्वेट के थ्रू। ओके, फार्मेकोडायनामिक्स का मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मींस ड्रग क्या इफेक्ट डालती है बॉडी के ऊपर। सो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। सो हमारे पास कुछ अदर ब्रांचेस हैं फार्मेकोलॉजी की, दैट आर द फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स। थेरेप्यूटिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट में जो हम यूज करते हैं, दैट इज द थेरेप्यूटिक्स। सो एप्लीकेशन ऑफ फार्मेकोलॉजी, नॉलेज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। किस किस के लिए काम में आती है? प्रिवेंशन, बचाव के लिए, डायग्नोसिस, पता लगाने के लिए, और ट्रीटमेंट डिजीज का है। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, सो क्लिनिकल जो भी वर्ड है वो पेशेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड हम यूज करते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन, ह्यूमन में ड्रग्स की स्टडी, जहां पे हम ड्रग की ट्रायल, सेफ्टी, एफिकेसी और साइड इफेक्ट को स्टडी करते हैं। ओके, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मींस जो स्पेसिफिक ड्रग है उससे बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना हम किसमें इंक्लूड करते हैं? कीमोथेरेपी के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड कैंसर बाय स्पेसिफिक ड्रग्स। नेक्स्ट वी हैव फार्मेकोविजिलेंस। फार्मेकोविजिलेंस के अंदर जितने भी हमारे पास एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, हम उनसे रिलेटेड उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और उनसे प्रिवेंट कराते हैं। ओके, मींस जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं। साइंस रिलेटेड टू डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज ड्रग। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है 5 मार्क के लिए पीवाईक्यू के अंदर। ओके, सो ड्रग क्या होती है? ड्रग आप अगर लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, सो ड्रग कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या करेगा? डिजीज को प्रिवेंट करेगा। मीन कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो डिजीज को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ओके, या फिर डिजीज को डायग्नोसिस करे, या फिर उसे ट्रीट करे, या कोई भी बॉडी फंक्शन को मॉडिफाई करे। ए केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। WHO 1966 के अकॉर्डिंग any substance or the product that is used or intended to be used to modify or explore physiological or pathological state for benefit of the recipient. Okay, ये हमें डेफिनेशन दी गई है WHO के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास आती है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म आर द फिजिकल फॉर्म इन विच द ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट। ओके, फिजिकल फॉर्म होती है, फिजिकल फॉर्म मीन्स कोई भी टेबलेट हो सकती है, सिरप हो सकती है। फिजिकल फॉर्म में आपके पास सॉलिड, लिक्विड,
सेमी सॉलिड, कैसे भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि आप पेशेंट को देते हुए होती है हमारे पास डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म के टाइप्स हैं, सबसे पहले आता है सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड के अंदर आप क्या देखेंगे, पाउडर्स देखेंगे। आयुर्वेद में आप जो क्वाथ देखेंगे, चूर्ण देखेंगे, दैट इज अ फाइनली पाउडर्ड ड्रग फॉर द ओरल और द एक्सटर्नल यूज लाइक ORS या फिर द डस्टिंग पाउडर। टेबलेट्स, मोस्ट कॉमन जो डोजेज फॉर्म है हमारे पास क्या आते हैं, टेबलेट्स। अब टेबलेट के भी कुछ सब डिविजन होते हैं। चूएबल टेबलेट्स मीन्स जिनको चू किया जाए, चबाया जाए, स्वेलो करने से पहले, निगलने से पहले, वो कौन सी होती है, कैल्शियम टेबलेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्पर्सिबल टेबलेट, मीन्स जिनको हम डिस्पर्स करते हैं पानी के अंदर बिफोर यूज। वो बेसिकली स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए एंटीबायोटिक्स जो डिजाइन की गई है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सबलिंगुअल, केप्ट अंडर टंग फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मीन्स सबलिंगुअल, लिंगुआ वर्ड इज यूज्ड फॉर द टंग, मीन्स टंग के अंडर प्लेस करेंगे जहां से इसका एब्जॉर्प्शन है वो काफी ज्यादा रैपिड होगा। एंड अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब क्या है, देखो आप पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। यहाँ पे हम इसे समझेंगे कि देखो, जब कोई भी ड्रग आप मतलब ओरल रूट से लेते हो, कोई भी ड्रग है आपके पास, ये टेबलेट है, आपने इसको इनटेक किया। ओके, इनटेक करने के बाद में वो पहले कहाँ जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इंटेस्टाइन से क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वो जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन के थ्रू वो कहाँ जाती है, लीवर में जाती है। कहाँ जाती है स्टूडेंट्स, लीवर में जाती है। ओके, फिर क्या होता है, लीवर के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म। ओके, तो फिर इससे वो ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग पहुंचती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, तो सिंपल पाथवे है, अपन ने इनटेक किया, इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से लीवर में, लीवर के अंदर क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम उसे बोलते हैं। ओके, सो इसका जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज द नाइट्रोग्लिसरीन। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब कि यहाँ पे कोई भी इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ओके, जैसे आप एस्पिरिन है, हार्ट अटैक या फिर हार्ट पेशेंट के लिए हम एस्पिरिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक कोटेड मीन्स हम पर्टिकुलर कोट बनाते हैं। एंटेरिक का मतलब होता है यहाँ पे स्टमक से रिलेटेड। सो स्टमक के अंदर आपके पास HCl प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है तो HCl उस ड्रग पे काम करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ कराएगा, स्टमक में। लेकिन जब हम उसे एंटेरिकली कोट कर देंगे, उसे कोट प्रेजेंट होगा तो वो कहाँ डिजोल्व होगी, इंटेस्टाइन में। ओके, जो कि हमारा मोटिव है, प्रोटेक्ट्स ड्रग फ्रॉम द एसिड एंड द स्टमक फ्रॉम इरिटेशन। ओके, सस्टेंडेड या फिर एक्सटेंडेड रिलीज। सस्टेंडेड या फिर एक्सटेंडेड मींस जिसका रिलीज काफी ज्यादा, सस्टेंडेड मींस स्लोअर रिलीज। ओके, और लॉन्गर एक्शन में काम आती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आते हैं पिल्स। पिल्स आपको पता है कि आजकल जो है वो ड्रग मिक्स विद द हनी सिरप और द रोल इनटू द स्मॉल बॉल, आप देखते होंगे ऐसे कुछ लिक्विड जेली टाइप ऑफ पिल्स हमारे पास प्रेजेंट रहती हैं। कैप्सूल्स, जिलेटिन शेल कंटेनिंग ड्रग, हार्ड और द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। लोजेंजेस, लोजेंजेस स्टूडेंट कैसी होती है, जैसे आप एक विक्स की गोली खाते हो, तो विक्स के लिए आप जो इमेजिन करोगे, जो जिस प्रकार की टेबलेट है जिसको माउथ में रखा जाता है, जो स्लोली डिजोल्व होती रहती है, वो हमारे पास लोजेंजेस का एग्जांपल है, जो कि सोर थ्रोट को क्योर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सपोर्टरीज, मींस जिसको रैक्टम से मेल्ट इंसर्ट किया जाता है और वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेल्ट होती है। फीवर कॉन्स्टिपेशन में इसको बेसिकली यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड में आपके पास आता है सिरप्स। सिरप्स क्या होता है, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है, एक्सेस सिरप, एक्सेस शुगर सॉल्यूशन लाइक कप सिरप। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, जहां पे सॉलिड पार्टिकल जो है वो ड्रग के डिस्पर्स रहते हैं लिक्विड के अंदर। और आपने जब कप सिरप वगैरह यूज किया होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा कि शेक वेल बिफोर यूज, वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि पार्टिकल्स डिस्पर्स रहते हैं और कई टाइम तक उसे यूज करना करने पे वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे की साइड। ओके, इमल्जन, इमल्जन क्या होता है, इमल्जन आप काफी ज्यादा फैमिलियर है, ऑयल प्लस वाटर के मिक्सचर को हम इमल्जन कहते हैं। कोड लिवर ऑयल इसके एग्जांपल है। एलिक्सर्स मींस जो स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है उनमें एलिक्सर होते हैं। ड्रॉप्स, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और द नोजल ड्रॉप्स। लोशन which are applied externally, not rubbed vigorously, like calamine lotion. कुछ लोशन ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ अप्लाई करेंगे स्किन पे बट उन्हें रब नहीं करते हैं। इंजेक्शन, IV, IM और द सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट वी हैव ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मींस जिसका बेस ग्रीसी होता है, आप अगर उसे टच करेंगे तो आपको ग्रीस जैसा फील होगा, अप्लाइड ऑन स्किन
eye and the nose. East we have the thicker than the ointment, जो कि ointment से thick होता है, more powder and protective action. Gel, जेल के अंदर क्या होता है, नॉन ग्रीसी बेस होता है, मीन्स वाटर लाइक आपको लगता है, तो ये वाटर से वॉशेबल भी होते हैं. ओके, लाइक डाइक्लोफेनिक जेल जो भी आप दर्द के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट मीन्स द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी. ऐसा पाथ है जिससे ड्रग बॉडी के तक पहुंचाया जाता है. वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास लोकल रूट, एक क्या होता है हमारे पास लोकल रूट, एक होता है हमारे पास सिस्टमिक रूट. सो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल रूट. लोकल रूट के अंदर क्या करते हैं कि लोकल मीन्स पर्टिकुलर एरिया के लिए. ओके, ड्रग इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ एक्शन सो दैट द इफेक्ट इज मेनली लिमिटेड टू द एरिया. लोकल एरिया मीन्स लिमिटेड एरिया. ओके, सो इसके जो टाइप्स हमारे पास टॉपिकल. टॉपिकल मीन्स टॉप पे अप्लाई करेंगे स्किन के, अप्लाइड ऑन स्किन, आई, ईयर, नोज एंड द माउथ और द कैनाल्स लाइक वेजाइनल और द रेक्टम कैनाल्स. फॉर्म, इसकी कौन सी फॉर्म हो सकती है, मीन्स ये क्रीम भी हो सकता है, ऑइंटमेंट भी हो सकता है और लोशन भी हो सकता है. इसके एग्जांपल आई ड्रॉप, स्किन ऑइंटमेंट. नेक्स्ट हमारे पास आता है डीपर टिश्यू. डीपर टिश्यू मीन्स ड्रग को इंजेक्ट करते हैं डीप टिश्यू के अंदर. ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन होते हैं जो कि आप आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के अंदर दिए जाते हैं. आर्टीरियल सप्लाई मीन्स ड्रग इंजेक्टेड इनटू द आर्टरी फॉर द लोकलाइज्ड एक्शन. और ये हमारे पास एंटी कैंसरस ड्रग्स होते हैं. ये हमारे पास लोकल ड्रग्स थे. अब सिस्टमिक, सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेज ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड स्ट्रीम में ड्रग को एब्जॉर्ब किया जाएगा और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही ड्रग पूरी बॉडी के अंदर जाएगा. सिस्टमिक आप समझे, सिस्टम्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में जाएगा. जैसे ओरल, ये मोस्ट कॉमन और कन्वीनियंट रूट है क्योंकि चीप भी है और पेनलेस भी है. आप कोई भी टेबलेट सिरप वगैरह होता है आप उसको आसानी से इनगल्फ कर लेते हैं. डिसएडवांटेज इसके क्या होता है कि स्लो एक्शन होता है, नॉट फॉर द इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते, और सूटेबल नहीं होता है. कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस है मीन्स बेहोशी की कंडीशन में है, फिर कोई भी पेशेंट है जो वोमिटिंग कर रहा है, तो हम उसे प्रोवाइड नहीं कर सकते. सबलिंगुअल मीन्स ड्रग प्लेस अंडर द टंग, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है. अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अच्छे से समझा दिया है. नाइट्रोग्लिसरीन इसका एग्जाम्पल है. रैक्टल, गिवन थ्रू द रैक्टम एंड यूजफुल इन वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट. तो जहां पे हम उठते हैं ओरल ड्रग नहीं दे सकते हैं, वहां पे हम क्या देते हैं, रेक्टल ड्रग. ओके, तो रेक्टल के अंदर क्या होता है कि वॉमिटिंग वाले पेशेंट के अंदर भी इजीली दी जा सकती है, अनकॉन्शियस पेशेंट में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. इसका एग्जांपल होता है हमारे पास पीसीएम एंड डाइज़ेपाम. नेक्स्ट वी हैव क्यूटेनियस ट्रांसडर्मल. क्यूटेनियस और द ट्रांसडर्मल मींस आप डर्मिस पे अप्लाई करते हैं, लाइक कोई भी आपका निकोटीन पैच है. इनहेलेशन, इनहेलेशन का होता है हमारे पास जो ड्रग डायरेक्ट लंग तक हम पहुंचाते हैं. इनहेलर्स जो हम यूज करते हैं, जो हमारे पास एजमा में यूज किया जाता है, साल्ब्यूटामोल एंड जनरल जो एनेस्थेटिक्स है वो. अब नीजल, नीजल और इनहेलर्स में क्या डिफरेंस है. नीजल जो होते हैं हमारे पास वो नीजल म्यूकोसा के थ्रू, नीजल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, और इनहेलेशन के अंदर हमारे पास ये डायरेक्ट लंग तक पहुंचाए जाते हैं. ओके, सो नीजल के अंदर हमारे पास थ्रू द नीजल म्यूकोसा, एग्जांपल है हमारे पास कैल्सिटोनिन. नेक्स्ट वी हैव फार्माकोकाइनेटिक्स. उससे पहले हमें पढ़ना है एक जो रूट है हमारे पास, पेरेंटरल रूट. ओके, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पढ़ा, लोकल पढ़ा, सिस्टमिक पढ़ा, अब हमारे पास है पेरेंटरल रूट. पेरेंटरल में हम क्या होता है, इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं. इंजेक्शन भी हम सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल. तो इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं. सबक्यूटेनियस के अंदर हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस मींस क्यूटीन के अंदर, क्यूटेनियस लेयर के अंदर मींस सब मतलब नीचे, तो स्किन के अंडर में हम इसे इंजेक्ट करते हैं. ओनली स्मॉल वॉल्यूम को यूज किया जाता है. एब्जॉर्प्शन भी काफी स्लो होता है और शॉक की कंडीशन में से अवॉइड किया जाता है. लाइक इंसुलिन का, जैसे भी डायबिटीज वगैरह है उससे पता होगा ये चीज कि इंसुलिन के इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियस ही यूज करते हैं, हिपैरिन का. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंट्रामस्कुलर मींस मस्कुलर. इंट्रामस्कुलर मींस मसल्स के अंदर हम इसे इंजेक्ट करते हैं. ये सबक्यूटेनियस से फास्टर होते हैं और मॉडरेट वॉल्यूम हम इसका यूज करते हैं. टाइट, डेल्टोइड, ग्लूटियस, वास्टस, लेटरलिस के अंदर इसे अप्लाई किया जाता है. एग्जांपल टिटनस इंजेक्शन. इंट्रावेनस, डायरेक्ट इंट्रावेनस मींस वेन के अंदर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और इमीडिएट इसका एक्शन होता है. 100% बायो अवेलेबिलिटी. अब बायो अवेलेबिलिटी भी आपके लिए काफी ज्यादा नया टर्म है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. लार्ज वॉल्यूम पॉसिबल, ओनली एक्वस सॉल्यूशन, नो सस्पेंशन, IV फ्लूइड्स और द एंटीबायोटिक्स. ओके,
नेक्स्ट वी हैव इंट्राडर्मल. इंट्राडर्मल मीन्स जो स्किन के अंदर, इनटू स्किन, ओके. और सबक्यूटेनियस क्या होता है? अंडर द स्किन. और इंट्राडर्मल क्या होता है? इनटू द स्किन, ओके. बीसीजी वैक्सीन, मोन्टुक्स टेस्ट और एलर्जी टेस्ट, ओके. तो ये कुछ इस पेज से जो क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, दैट आर द डिफाइन फार्मेकोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स, एक्सप्लेन एडीएमई एंड डिफाइन ड्रग, डिफाइन फार्मेकोविजिलेंस, classify dosage form, advantage and disadvantage of parenteral route, and difference between IV, IM, SC and ID, why IV is 100% bioavailable, okay. Next we have pharmacokinetics. What the body does to the drug, means बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है? बॉडी ड्रग के साथ उसका एब्जॉर्प्शन कराती है, डिस्ट्रीब्यूशन कराती है, मेटाबॉलिज्म कराती है, एक्सक्रीशन कराती है. अब हम जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे. सी, सबसे पहले क्या होता है? हम ऑरली टेबलेट को, ड्रग को इंजेस्ट करते हैं, ओके. मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हमने उसे इनगल्फ किया, जहां से भी बॉडी को हम ड्रग को हमने बॉडी में पहुंचाया है, वो क्या होती है? साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इनटू ब्लड सर्कुलेशन मीन्स ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है. उसके बाद में हमारे पास आता है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन. तो इससे पहले अगर मैं आपको समझाऊं कि एब्जॉर्प्शन के अंदर अगर आपने कोई भी टेबलेट खाई है तो पहले वो कहां जाएगी? इंटेस्टाइन में, और फिर वो कहां पहुंचेगी? ब्लड के अंदर, ठीक है. अब हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन. फर्स्ट आता है एक्वस सॉल्युबिलिटी. सी, एक्वस सॉल्युबिलिटी मीन्स मोर सॉल्युबल फास्टर एब्जॉर्प्शन. जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा. ड्रग कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा. सरफेस एरिया. सी, लार्जर सरफेस एरिया पे मोर एब्जॉर्प्शन. ये आपने जब भी सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ा होगा फिजिक्स में, तब आपने समझी होगी इस चीज को कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है. वेस्कुलरिटी मीन्स मोर ब्लड सप्लाई. वेस्कुलर वर्ड फॉर द ब्लड सप्लाई, ओके. मोर ब्लड सप्लाई मोर एब्जॉर्प्शन. जितना अच्छा ब्लड सप्लाई होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी, इंट्रावेनस, मस्कुलर, सबक्यूटेनियस और ओरल, ओके. सो फास्ट वर्क के लिए हम आईवी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, उस ड्रग को बॉडी के अंदर फैलाना. मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू द बॉडी टिश्यू. ब्लड से ड्रग का डिफरेंट ऑर्गन तक या फिर टिश्यू तक पहुंचना ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. इसको क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी? जैसे एब्जॉर्प्शन को की थी, लिपिड सॉल्युबिलिटी. सी, लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है कि फैट सॉल्युबल ड्रग है वो बॉडी में इजीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओके. पीएच या फिर आयनाइजेशन उसका, नॉन आयनाइज मेडिसिन मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करती है, न कि आयंस वाली, क्योंकि वो पोलर टेबलेट हो जाएगी फिर, ओके. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. प्लाज्मा प्रोटीन मींस प्रोटीन से बाइंड करके ड्रग इनएक्टिव हो जाती है, या फिर सिर्फ फ्री ड्रग ही एक्शन करती है, ओके. सो बाइंडिंग के बाद में ड्रग का एक्शन नहीं हो पाता है. टिश्यू बाइंडिंग. कुछ ड्रग्स जो होती है वो टिश्यू में स्टोर हो जाती हैं. ड्रग ट्रांसपोर्टर्स. ड्रग ट्रांसपोर्टर्स के अंदर हमारे पास लाइक जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट है वो, एंड रीजनल ब्लड फ्लो. जिस ऑर्गन के अंदर लाइक ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो वहां पे ड्रग उतनी ही जल्दी पहुंचेगी. ओनली फ्री ड्रग्स प्रोड्यूसेस एक्शन. प्रोटीन बाउंड ड्रग्स एक्ट एज रिजर्वोयर. तो प्रोटीन के साथ जिन्होंने बाइंड कर लिया वो रिजर्वोयर की तरह काम करेंगी. जो फ्री ड्रग्स हैं वही सिर्फ एक्शन करती हैं, ओके. नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म. मींस मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ड्रग का जो ब्रेक डाउन है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है, वो सब कुछ हमारे पास क्या आता है? मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है. एनाबॉलिज्म और द कैटाबॉलिज्म, दो चीजें आती हैं. एक आता है एनाबॉलिज्म, एक आता है कैटाबॉलिज्म, ओके. सो बॉडी ड्रग को केमिकली चेंज करती है अपने अकॉर्डिंग से. सो इसके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज द लीवर. केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, और इसके लिए मेन ऑर्गन हमारे पास कौन आता है? लिवर आता है. कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो इसके लिए हेल्पफुल होते हैं, किडनी, लंग, इंटेस्टाइन और द प्लाज्मा. पर्पस क्या होता है? जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, ओके, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है उसे वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करके इजीली एक्सक्रीट आउट करना, ओके.
नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स एक्सक्रीट आउट करना, रिमूव करना बॉडी का ड्रग का बॉडी से। ओके, यूरिन के थ्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन रूट है ये किडनी, फिशेस थ्रू द बाइल, एक्सपायर्ड एयर, एल्कोहल, एनेस्थेटिक गैसेस जो भी हैं वो आपको, जो भी एल्कोहलिक पर्सन होगा आप उसके अगर नियर बाय में भी अगर स्टैंड करेंगे तो आपको उसकी स्मेल आ जाती है। स्वेट और द सलाइवा, कुछ ड्रग्स होती है स्मॉल अमाउंट में स्वेट और सलाइवा से भी एक्सक्रीट होती है। एंड ब्रेस्ट मिल्क मीन्स some drug passed into the milk and may affect the infant. Okay, ये था हमारा कंप्लीट फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब हम जानेंगे कि फार्मेकोडायनामिक्स क्या है, मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। आपने कभी सोचा है कि लाइक आपको हाथ में पेन हो रहा था, आपने कोई भी टेबलेट खाई, तो टेबलेट को कैसे पता चला कि हाथ में पेन है तो हमें हाथ पे जाके उसको फंक्शन करना है। तो उसी प्रकार से मीन्स ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है वो हमारे पास इंक्लूड होता है फार्मेकोडायनामिक्स के अंदर। इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, ड्रग डज नॉट क्रिएट ए न्यू फंक्शन। ड्रग बॉडी में जाके कोई नया फंक्शन क्रिएट नहीं करती है, बस उसको या फिर तो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी और सिर्फ मॉडिफाई करती है जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उनको। ओके, या फिर तो इंक्रीज कराएगी या फिर डिक्रीज कराएगी या फिर मॉडिफाई करेगी। अब टाइप ऑफ ड्रग एक्शन, टाइप ऑफ ड्रग एक्शन में क्या आता है, स्टिमुलेशन मीन्स स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट करना मीन्स इंक्रीज एक्टिविटी, एक्टिविटी को बढ़ाती है। कैसे, एड्रेनलिन जो है हमारे पास वो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन से हमारे पास बना है वर्ड डिक्रीज, डिक्रीज करेगी उस एक्टिविटी को। लाइक बार्बिटूरेट्स जो है हमारे पास सीएनएस की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देते हैं। इरिटेशन, इरिटेशन मीन्स लोकल इन्फ्लामेशन जो है हमारे पास वो इरिटेशन के अंदर आता है। रिप्लेसमेंट, ड्रग रिप्लेसेस डेफिशिएंट सब्सटेंसेस, लाइक इन जो भी कमी है जिस सब्सटेंस की बॉडी के अंदर उसको रिप्लेस करके उस कमी को पूरी करती है। लाइक इंसुलिन और द आयरन। साइटोटॉक्सिक एक्शन, साइटोटॉक्सिक एक्शन मीन्स साइटोटॉक्सिक, साइटो वर्ड यूज फॉर द सेल्स। ओके, सो kills microorganism or the cancer cell like penicillin, chloroquine और the anti-cancerous drug. Next हमारे पास आता है mechanism of drug action. ड्रग बॉडी में कैसे काम करती है वो होता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है फिजिकल और द केमिकल एक्शन। बाय फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी से कैसे इफेक्ट करती है, हमने कोई भी एक्टिवेटेड चारकोल का लिया, या फिर केमिकल के अंदर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे इफेक्ट करती है, कोई भी एंटी एसिड है वो केमिकल्स के अंदर आता है, और एक्टिवेटेड चारकोल हमारे पास क्या आता है फिजिकल के अंदर। एंजाइम मींस ड्रग एंजाइम को ब्लॉक करती है या फिर स्टिमुलेट करती है। ड्रग आइदर स्टिमुलेट्स और इनहिबिट्स द एंजाइम। सो एंजाइम इनहिबिशन भी हमारे पास दो टाइप से देखने को मिलता है, कंपिटिटिव इनहिबिशन एंड द नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन। कंपिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होता है कि ड्रग कंपीट्स विद नॉर्मल सबस्ट्रेट, जो उसका नॉर्मल सबस्ट्रेट है उसके साथ में ड्रग कंपीट करेगी और अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगी। लाइक कार्बिडोपा एग्जाम्पल है इसका। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है कि ड्रग की जो पर्टिकुलर साइट है उस एंजाइम के अंदर उस पे बाइंड न करके अनदर साइट पे बाइंड करती है नॉन कॉम्पिटिटिव में। नॉन कॉम्पिटिटिव इसीलिए हुआ ना कि उसने पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है उसके साथ में जो कोई भी लॉक है उसकी जो पर्टिकुलर की है उस की के साथ में उसने कंपटीशन नहीं किया, बट उस लॉक के अंदर ही एक और ऐसी साइट बना दी जहाँ पे दूसरी की को इंसर्ट किया जा सके। ओके, तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर आता है। कॉम्पिटिटिव मतलब उसके पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में उसने कंपटीशन किया, नॉन कॉम्पिटिटिव में उसने साइट ही बदल दी। ओके, कुछ होते हैं हमारे पास आयन चैनल्स। आयन चैनल्स के अंदर क्या होता है, ड्रग या फिर तो ब्लॉक करेगा या फिर ओपन करेगा। ओके, इसके एग्जांपल है हमारे पास क्विनिडीन। ट्रांसपोर्टर्स, ड्रग इनहिबिट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। जो ट्रांसपोर्टर्स है उसके अंदर जो ड्रग है ड्रग ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करती है। ओके, लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स। नेक्स्ट वी हैव रिसेप्टर्स। ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर्स। अब ड्रग जो है वो रिसेप्टर से तीन प्रकार से बाइंड कर सकती है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। सी एगोनिस्ट क्या होता है, लाइक एगोनिस्ट वो ड्रग है जो रिसेप्टर से बाइंड भी करती है और उसको एक्टिवेट भी करती है, जिससे क्या होता है कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके। सो प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट मींस बाइंड भी करेगी रिसेप्टर से और उसे एक्टिवेट भी करेगी। ओके, वो क्या होता है एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट के अंदर क्या होता है, एगोनिस्ट से आप कैसे लर्न करेंगे, ऑन। ओके, एंटा, एंटा मतलब ऑपोजिट। ओके, ब्लॉक रिसेप्टर्स।
मीन्स जो रिसेप्टर से बाइंड तो करती है लेकिन उसे एक्टिवेट नहीं करती है। ओके, सो ये क्या होता है, एगोनिस्ट का इफेक्ट को रोक देती है। सो इससे हम क्या समझेंगे, ऑफ। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, मीन्स इनवर्स एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड करके नॉर्मल रिसेप्टर एक्टिविटी को भी कम कर देता है। ओके, एगोनिस्ट तो है लेकिन इनवर्स है, तो उससे बाइंड तो करेगा लेकिन जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसे कम कर देगा। ओके, सो इसका जो एगोनिस्ट है उससे कंप्लीट ऑपोजिट फंक्शन होता है। ओके, इसीलिए बोला है कि प्रोड्यूसेस ऑपोजिट इफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव ड्रग डोजेस। अब ड्रग डोज होती क्या है, जो भी हमें बॉडी के अंदर डिजायर्ड इफेक्ट लेके आना है। मीन्स आपका हाथ दुख रहा है तो आपको हाथ के पेन को कम करना है, तो जो भी डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए हम जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है ड्रग की, पर्टिकुलर अमाउंट की, लाइक हमें 1 टेबलेट लेनी होगी, 2 टेबलेट लेनी होगी, तो वो क्या होती है, ड्रग डोज। अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। अब उसकी 4 सब टाइप्स है। स्टैंडर्ड डोज मीन्स जो फिक्स डोज होती है एवरेज पेशेंट्स के लिए, मतलब जो कि नॉर्मल अडल्ट को, मीन्स 1 टेबलेट आप दे सकते हो, बच्चों को आधी टेबलेट दे सकते हो, तो ये सब क्या होता है, फिक्स होती है। रेगुलेटेड क्या होती है, रेगुलेटेड के अंदर हमारे पास एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, मीन्स ये पेशेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है कि इस पेशेंट का बल इतना है तो इसे इतनी ही डोज दी जा सकती है। टारगेट लेवल डोज मीन्स एडजस्टेड बाय मॉनिटरिंग द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मॉनिटर करके हम फिर पता लगाते हैं कि कितनी डोज देनी है। टाइट्रेटेड डोज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज ग्रेजुअली, मीन्स कभी इंक्रीज कर देते हैं अमाउंट को, कभी डिक्रीज कर देते हैं, जैसे आपने टाइट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जैसा है कुछ एंटी हाइपरटेंसिव्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डोज। अब ड्रग डोज को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट का बॉडी वेट कैसा है, ह्यूमन का जो इंडिविजुअल वेट है, तो बॉडी वेट के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज द बॉडी वेट अपॉन 17 टू द अडल्ट डोज, ये हम इसका इंडिविजुअल डोज फाइंड करते हैं। ओके, एज, चिल्ड्रंस को हम स्मॉलर डोज देते हैं और जो ओल्ड एज के जो होते हैं उन्हें रिड्यूस डोज देते हैं। ओके, सेक्स, फीमेल्स often require lower doses, species and race response differ. Next we have route, IV जो होता है फास्टेस्ट रिस्पॉन्स है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, प्लेसबो इफेक्ट, मेंटल कंडीशन। ओके, पैथोलॉजिकल स्टेट, लीवर किडनी कैसा काम करता है, हार्ट डिजीज है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग डोज को डिसाइड करना। टॉलरेंस, रिपीटेड यूज, रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स। टॉलरेंस में क्या होता है कि अगर आप सेम ड्रग जो बार बार लेते हो, तो आपने कुछ देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर टेबलेट्स आपकी बॉडी पे फिर काम करना बंद कर देती है, तो वो क्या होता है, टॉलरेंस। हायर डोज रिक्वायर्ड, फिर उसके बाद में आपको क्या होता है कि आपको डोज बढ़ानी पड़ती है। पहले आप 1 टेबलेट से काम चल रहा था, फिर आपको 2 टेबलेट उसकी करोगे तब आप वो सेम इफेक्ट लेके आओगे, ऐसा होता है मॉर्फिन और एल्कोहल के साथ में। सो इसके अंदर हमारे पास जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ये फार्मेकोकाइनेटिक्स, एडीएमई समझाओ, फार्मेकोडायनामिक्स, एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन or the mechanism of drug action and difference between the competitive and non-competitive inhibitors. Okay, next we have bioavailability. So what is bioavailability? See, ड्रग का कितना परसेंट या फिर कितना पार्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन तक अनचेंज फॉर्म में पहुंचता है, वो हमारे पास होता है बायोअवेलेबिलिटी। ओके, fraction of administered drug that reaches systemic circulation unchanged. ड्रग का कितना ऐसा पार्ट है, बायो अवेलेबिलिटी से आप समझे कि कितना पार्ट अवेलेबल है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है हमारा उस तक अनचेंज पहुंचा है। जैसे कि आईवी रूट जो होता है फास्टेस्ट होता है और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ओके, ओरल जो होता है उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है, ओरल ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी लेस होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास करना होता है। सो वहां पे इंटेस्टाइन के पास गया, लीवर के पास गया, फिर जाके ब्लड स्ट्रीम में आया, तो कुछ कुछ अमाउंट उसका कम होता रहता है। ओके, तो व्हाई ओरल बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि एक तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में गया है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, और दूसरा इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, लाइक डायरेक्ट आपने ब्लड स्ट्रीम में नहीं डाला है उसे आपने इंजेस्ट किया है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है आपके पास। या फिर एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड बाय द फूड और द जीआईटी, मींस खाने की वजह से या फिर जीआईटी ट्रैक्ट की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होता है। ओके, तो अगर आपने कोई भी, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं, आपने कोई भी 100 mg की टेबलेट ली,
कितने की ली? 100 mg की टेबलेट ली, ठीक है, और 80 mg आपके ब्लड तक पहुंचा, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 80%, ओके, जितना भी ब्लड में पहुंचा, ओके। नेक्स्ट वी हैव प्लाज्मा कंसंट्रेशन। सी, इसके अंदर आपको एक दिख रहा है एक्स एक्सिस, एक है हमारे पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया है। सबसे पहले क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन फेज आता है। सी, जब आप कोई भी ड्रग लेते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है ब्लड के अंदर, इसलिए ग्राफ क्या होता है, ऊपर की तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं। फिर आता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन कब आता है? जब ड्रग की कंसंट्रेशन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस करती है, तब ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन यहाँ पे जब इसको क्रॉस करती है, तब ड्रग अपना काम करना शुरू करती है, ओके। सो इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑनसेट ऑफ एक्शन। फिर हमारे पास आता है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। पीक आप समझते ही हो, जब हाईएस्ट पॉइंट है ग्राफ का और यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या रहती है? हाईएस्ट रहती है। इसलिए ब्लड में जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम रहती है और इस टाइम के ऊपर जो ड्रग का इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर हम नीचे की साइड इसमें मूव करते हैं डाउनवर्ड में, तो आता है हमारे पास मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन, मीन ये अपर लिमिट है हमारे पास। इसके ऊपर जो ड्रग की कंसंट्रेशन अगर चली गई तो क्या होगा? टॉक्सिक इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसके ऊपर ड्रग की कंसंट्रेशन को नहीं जाने देना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है थेरेप्यूटिक विंडो। सो थेरेप्यूटिक विंडो क्या होता है? ये हमारे पास मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच का एरिया होता है। इसमें जो ड्रग है वो थेरेप्यूटिक विंडो मीन्स वो सेफ भी रहेगी और वो इफेक्टिव भी होगी, ओके। उसके बाद में आता है हमारे पास नीचे की साइड टर्मिनेशन ऑफ एक्शन और द एलिमिनेशन फेज, ओके। सो एलिमिनेशन मीन्स अब लिवर और किडनी में इसका एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म हो चुका है, अब ये एक्सक्रीट होगी बॉडी से, इसलिए ग्राफ जो आपको नीचे की साइड दिख रहा है जाता हुए। नेक्स्ट वी हैव टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। टर्मिनेशन मीन्स जब ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे आ गई तो ड्रग का जो इफेक्ट है वो कम हो चुका है और एक्शन जो है वो ड्रग का टर्मिनेट हो चुका है, ओके। तो ये था हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम का। तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझे, आपने टेबलेट खाई, ड्रग को ब्लड में एब्जॉर्ब किया, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस किया, मीन फीवर आपका कम होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ऑनसेट ऑफ एक्शन हुआ, ये मैक्सिमम पीक पे पहुंची, फिर ड्रग जो है यहाँ पे वो बेस्ट इफेक्ट और अपना सेफ होती है और फिर ये धीरे धीरे लीवर और किडनी से एलिमिनेट होती रहती है और इसके नीचे आते ही मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के नीचे आते ही एक्शन जो है वो खत्म हो जाता है ड्रग का, ओके। ये था हमारा कंप्लीट कर्व। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है? सी, आपके पास बायो इक्विवेलेंस, बायो मीन्स आप बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड से समझे और इक्विवेलेंस मीन्स इक्विवेलेंट, इक्वल। आपके पास दो फॉर्मुलेशंस हैं, सेम एक्टिव ड्रग है, सेम डोज है और सेम थेरेप्यूटिक एक्शन है। आप दोनों डोज देते हैं पेशेंट को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बायो इक्विवेलेंट। जैसे पुअरली सॉल्युबल ड्रग शोज बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंस। जो ड्रग कम एब्जॉर्ब होती है उसका क्या होता है? बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे पैरासिटामोल की डिफरेंट कंपनीज की टेबलेट आप लेंगे तो वो बायो इक्विवेलेंस जब आप उनका कंपेयर करेंगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। एस्पिरिन है वो अफेक्टेड बाय द पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज की वजह से एस्पिरिन में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। पैरासिटामोल के अंदर कुछ कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है दो अलग अलग कंपनीज के अंदर। अब हमारे पास आता है जनरल एनेस्थेटिक्स। इंपॉर्टेंट है जनरल एनेस्थेटिक आपके एग्जाम के लिए। एनेस्थीसिया क्या होता है? जो कि टेम्परेरी इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करे। कैसे? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बट कैसा? रिवर्सिबल लॉस, लॉस ऑफ पेन और द सेंसेशन, मसल रिलैक्सेशन और द रिवर्सिबल इफेक्ट्स। मीन्स जो कॉन्शियसनेस को कम करती है, पेन के सेंसेशन को कम करती है
और मसल रिलैक्सेशन देती है, वो क्या होती है हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक्स। सो इसके अंदर क्या होता है, आपको 3 प्रकार के एनेस्थेसिया देखने को मिलता है जनरल एनेस्थेटिक्स। ये सारे रिवर्सिबल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ओके, इनहेलर्स मींस इनहेलेशन के अंदर आप जो आपको इनहेल करके जो एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं, दैट आर द ईथर, हेलोथीन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 आप याद रखें। इंट्रावेनस जो कि आईवी के थ्रू दिए जाते हैं, वेन के थ्रू दिए जाते हैं, थायोपेंटीन, थायोपेंटोन सोडियम, केटामीन एंड लोकल एनेस्थेटिक्स लाइक लिडोकैनिन, प्रोकैनिन। इसका एक्शन क्या होता है, जो लोकल्स हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही नंबनेस को क्रिएट करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, जनरल एनेस्थेसिया कैसे काम करता है। जनरल एनेस्थेसिया जो होता है वो सीएनएस को डिप्रेस करता है और अनकॉन्शियसनेस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। और जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक करता है एंड नर्व इम्पल्स को स्टॉप करते हैं और पेन को ब्लॉक करते हैं। लोकल में और जनरल में आपको समझ आया। जनरल मीन्स जो कंप्लीट है तो सीएनएस को ही डिप्रेस करके पूरी बॉडी के अंदर वो अनकॉन्शियसनेस लेके आएगा। लेकिन लोकल है, लाइक आपको कोई टूथ पेन है या फिर कुछ माइनर से सर्जरी है, तो उसके अंदर आपको लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है जो कि सिर्फ वहां के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा और नर्व इम्पल्स जो है उसको स्टॉप करेगा और आपको कोई भी पेन नहीं होगा। उसके बाद में हमारे पास आता है स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज दैट इज द एनाल्जेसिया। सो एनाल्जेसिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कॉन्शियसनेस और पेन जो होता है वो कम होता है। मीन्स पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस होता है लेकिन उसको पेन क्या होगा, कम होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव एनाल्जेसिया। फर्स्ट वी हैव एनाल्जेसिया, सेकंड वी हैव डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है कि पेशेंट एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटमेंट की स्टेज आपको देखने को मिलती है। ब्रीदिंग भी उसकी इरेगुलर चलती है और जो मसल टोन है वो इंक्रीज हो जाता है और प्यूपिल्स भी उसके डायलेटेड रहते हैं। ये डेंजरस स्टेज है, डी से डिलीरियम, डी से डेंजरस। ओके, नेक्स्ट भी है सर्जिकल एनेस्थेसिया। सर्जिकल के अंदर क्या होता है कि रेगुलर ब्रीदिंग आपकी चलती रहती है। सर्जरी के अंदर आप जो भी एनेस्थेसिया देते हैं उसके अंदर मसल रिलैक्शन का काम करती है और ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्स मींस आइडियल स्टेज फॉर द सर्जरी। ठीक है, ये सर्जरी के लिए सबसे ज्यादा आइडियल है। फोर्थ होता है हमारे पास मेडुलरी पैरालिसिस। सो इसके अंदर क्या होता है कि मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी फेलियर तक, कार्डियक फेलियर और कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है इसके अंदर। तो इसकी हमारी ट्रिक क्या है, ADSM। ओके, ए से एनेस्थेसिया ऐसे लर्न करेंगे आप, एनेस्थेसिया दिया सैमको, एनेस्थेसिया दिया सैमको। ओके, ADSM। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लिकेशंस। क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, 5 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन सबसे पहला होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि मेडुलरी जब आपके पास रिफ्लेक्स आता है, पैरालिसिस आता है, तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, एरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट, सलाइवेशन ऑफ द एस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के बाद में आपको क्या क्या देखने को मिल सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, परसिस्टेंट sedation, airways obstruction or the organ damage, nerve palsy and emergent delirium। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है एनेस्थेसिया के बाद में। नेक्स्ट वी हैव सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स क्या होते हैं, सेडेटिव का काम होता है पेशेंट को काम करना। ओके, काम करने के लिए देते, काम करेगा तो एंजाइटी को भी रिड्यूस करेगा, ड्राउजीनेस मीन्स ड्राउजीनेस को भी कम करेगा और पेशेंट रिमेन अवेक और पेशेंट को जगाए रखता है। ओके, हिप्नोटिक से आप काफी ज्यादा फैमिलियर है। हिप्नोटाइज मींस प्रोड्यूस स्लीप को प्रोड्यूस करेगा। अगर हमने हाई डोज दे दिया तो अनकॉन्शियस भी कर सकता है, हिप्नोटिक स्लीप। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव्स ऑफ द हिप्नोटिक्स। सी, एक आता है हमारे पास बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। बार्बिटूरेट्स में आप 1-2 एग्जांपल्स लर्न करें, लाइक फिनो बार्बिटोन, पेंटेनो बार्बिटोन, बेंजोडाइजेपिन, डाइजापाम, लोराजापाम। ओके, नॉन बेंजोडाइजेपिन, जोल्पिडेम। ओके, नेक्स्ट वी हैव बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का यूज क्या है,
एंजाइटी, स्लीप और प्री एनेस्थेटिक, एल्कोहल विड्रॉल, जितने भी सिम्टम्स हैं उन सबको ट्रीट करने में इसका काम आता है बेंजोडाइजेपिन्स का। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? डिजीनेस, वर्टिगो, अटैक्सिया, ओके, या फिर हैंगओवर अगर आपने हाई डोज लिया तो, या फिर आपको ड्राई माउथ, वीकनेस, ब्लड विजन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव इंटरेक्शंस, मींस एल्कोहल और दूसरी जो सीएनएस डिप्रेसेंट है उनके साथ ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेडेशन या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी प्रोड्यूस कर सकती है। ये था हमारे पास कंप्लीट जनरल एनेस्थेसिया, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एपिलेप्सी होता क्या है। सी, जब भी आपके ब्रेन के अंदर कोई भी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो उससे क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड सीजर्स या फिर फिट्स या फिर लेमन लैंग्वेज में बोले तो दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को। तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए हमारे पास जो ड्रग आती है दैट इज द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। So, drug used to prevent or control the seizures, that is the anti-epileptic drug. इसके कुछ important classifications है हमारे पास, that is the barbiturates. Barbiturates के अंदर आपको जो example learn करना है phenobarbital and एक example आप और learn करें benzodiazepines, that is diazepam. Most common drugs ये आप learn करें ताकि आपके exam में भी आपको याद रहे। Okay, so next we have phenytoin. So जो हमारे पास फिनेटॉइन है उसका यूज कहाँ होता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। फर्स्ट लाइन इन जनरलाइज टोनिक एंड क्लोनिक सीजर्स, जो हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर जनरलाइज, जो पूरी बॉडी के अंदर जब फिट्स आते हैं या फिर पार्शियल फिट्स आते हैं सिर्फ एक पार्ट के अंदर, या फिर सेकंड चॉइस इन द ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया, या फिर जो ये ट्राइजेमिनल नर्व है फेशियल नर्व है, मीन्स फेशियल नर्व के सीवियर पेन में भी इसको यूज किया जाता है। नोट इफेक्टिव इन एब्सेंस ऑफ सीजर्स, एब्सेंस ऑफ सीजर्स में इसका कोई भी काम नहीं होता है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका। सोडियम वेलप्रोइट, ओके, सो ये जो सोडियम वेलप्रोइट है ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मीन्स ये बहुत तरीके से सीजर्स को कम करती है और ये है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि इस डिजीज के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो सोडियम वेलप्रोइट हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी एपिलेप्सी के लिए। ये जनरलाइज सीजर जो ओवरऑल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसमें काम आती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है गाबापेंटीन, जो ये पार्शियल सीजर्स में काम आती है न्यूरोपैथिक पेन के अंदर, मींस जो नर्व का जो पेन होता है उसके अंदर भी यूजफुल है। नेक्स्ट वी हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनेटोइन, यह है कि ड्राउजीनेस, नींद आना, अटैक्सिया मींस क्या होता है? लड़ खड़ा के चलना। ओके, और गम हाइपोट्रोफी, गम का साइज इंक्रीज होना, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, स्किन रैशेस, ये आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये आप एंटी एपिलेप्टिक डिजीज के जो साइड इफेक्ट्स है उनमें भी आप ऐड कर सकते हो। तो आप कैसे लर्न करोगे इसको? ट्रिक से पीजीवी मींस पीजी में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी, पीजी दैट इज फिनेटोइन पार्शियल सीजर्स के लिए या फिर जनरलाइज के लिए, गम हाइपोट्रोफी एंड जो वेलप्रोइट है वो एब्सेंस ऑफ सीजर्स में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी पार्किंसन। सी, पहले देखेंगे कि पार्किंसन होता क्या है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट सबस्टेंटा नाइजीरिया में डोपामिन बनता है। ओके, कहाँ बनता है? सबस्टेंटा नाइजीरिया के अंदर डोपामिन का फॉर्मेशन होता है। अगर डोपामिन कम हो जाए, डोपामिन ही कम हो जाए तो क्या होगा? पार्किंसन डिजीज हो जाती है। सो डिजीज ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामिन इन सबस्टेंटा नाइजीरिया, सबस्टेंटा नाइजीरिया के अंदर डोपामिन कम हुआ तो पार्किंसंस डिजीज होगी। जहां पे हमारे पास जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आपको पार्किंसंस डिजीज के अंदर दैट इज द पेशेंट के अंदर हाथ कांपना, मतलब कि जो ट्रिमर्स है पार्किंसन का, अगर आपने पेशेंट नोटिस किया हो तो उसके ट्रिमर्स हाथ कांपते रहते हैं पूरे टाइम। बॉडी जो होती है वो रिजिड होती है, काफी ज्यादा स्टिफ उसकी बॉडी आपको देखने को मिलेगी। एंड उसके अंदर क्या होता है कि वो धीरे धीरे चलता है और बैलेंस की अटैक्सिया मींस बैलेंस की प्रॉब्लम भी होती है उसके अंदर। तो इसके जो ड्रग्स है हमारे पास दैट इज लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा इन पार्किंसन डिजीज, लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा। ओके, नेक्स्ट आप
एंटी कोलेरिजेनिक ड्रग्स भी दे सकते हो। ओके, सो ये जो एंटी पार्किंसन ड्रग्स है जो हमारे पास पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने में काम आती है। ट्रीट कैसे करेंगी? डोपामिन के लेवल जो कम हो रहा है उसे इंक्रीज करके, मीन्स एक्टिविटी को इंक्रीज करके डोपामिन की, या फिर जो कोलेरोजेनिक एक्टिविटी है ब्रेन की उसे डिक्रीज करके। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द लीवोडोपा, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। तो लीवोडोपा क्या होती है? यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एंटी एपिलेप्सी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस देखा, वैसे ही हमारे पास लीवोडोपा ड्रग ऑफ चॉइस प्रेजेंट है एंटी पार्किंसन के लिए, जो कि कार्बिडोपा के साथ में दी जाती है, ताकि ये क्या करती है, अगर हम लीवोडोपा को अकेले दे दें तो अकेले में क्या होता है कि पूरी बॉडी में ही ये टूट जाता है, और इसीलिए इसे कार्बिडोपा के साथ में दिया जाता है, ताकि ये पूरी बॉडी के अंदर जाते ही इसका ब्रेकडाउन ना हो और इसका यूटिलाइजेशन हो बॉडी के अंदर। तो ये पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को कम करता है और ड्रग को ब्रेन तक पहुंचाता है। कार्बिडोपा के साथ देंगे तो ये पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को कम करेगा, मींस बॉडी के अंदर हमने ड्रग दी और वो टूट गई, बट कार्बिडोपा के साथ ऐसा नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है, ब्रेन तक पहुंचेगी और साइड इफेक्ट्स भी कम करता है। सो कॉमन साइड इफेक्ट, सी स्टूडेंट्स, कॉमन साइड इफेक्ट आपको हर ड्रग के मैक्सिमम के लिए नोजिया, वॉमिटिंग, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, नोजिया वॉमिटिंग सबका कॉमन होता है। और यहाँ पे आपके साथ पास पार्किंसंस डिजीज है, मतलब ब्रेन की डिजीज है, तो ब्रेन के अंदर जितने भी आपको फंक्शंस देखने को मिल सकते हैं उनकी सब एबनॉर्मलिटी, लाइक मेंटल कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन। ओके, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा बेस्ट फॉर पार्किंसंस। नेक्स्ट वी हैव एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स मींस डिप्रेशन क्या होता है, लाइक जब जो भी पर्सन है उसका जो मूड है वो बहुत टाइम तक लो रहे, या फिर उसे इंटरेस्ट कम हो चीजों में, उसे हैप्पीनेस ना फील हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि मूड को एलिवेट करते हैं और डिप्रेशन को कम करते हैं, रिलीव करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम से। तो इसके अंदर जो एंटी डिप्रेसेंट्स और डिप्रेशन में यूज किए जाते हैं, ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में यूज किए जाते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, न्यूरोपैथिक पेन और द स्मोकिंग सीजेशन। ओके, तो इसके क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है सबसे पहले TCA, मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, काफी पुरानी मेडिसिन है, तो पुरानी मेडिसिन है तो इसके क्या ज्यादा होंगे? साइड इफेक्ट्स ज्यादा होंगे। पुरानी मेडिसिन के क्या ज्यादा होंगे? साइड इफेक्ट्स ज्यादा होंगे। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास है एमिट्रिटाइलिन, एक ही एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है SSRI, मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग है। सो इसके आप एग्जांपल्स लर्न कर सकते हो, फ्लुओक्सिटीन एंड फ्लोक्सामाइन। ओके, तो ये डिप्रेशन के फर्स्ट लाइन के ट्रीटमेंट में हम क्यों यूज करते हैं इसको? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है और ये सेफ ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है SNRIs, मींस सेरोटोनिन एंड नोरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, मींस जो कि डिप्रेशन को और न्यूरोपैथिक पेन दोनों को ही कम करता है। सो इसका भी आपको एक एग्जांपल लर्न करना है, वेलेनाफेक्सिन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एटिपिकल। एटिपिकल के अंदर जो हमारे पास एटिपिकल है, ये बेसिकली स्मोकिंग छुड़वाने वगैरह के लिए काम में लिया जाता है। ओके, सो जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो हमारे पास कौन है? SSRI, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं, और जो TCA है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो काफी पुरानी ड्रग है इसके लिए। ओके, तो आपको TCA के क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, सेडेशन एंड वेट गेन एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्यूट पॉइजनिंग। अगर इसकी एक्यूट पॉइजनिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है? कन्वर्जन, कार्डियक एरिदमिया एंड द कोमा हो सकता है, और ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं? सपोर्टिव केयर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट डाइजापाम फॉर द कन्वर्जन। तो ये था हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स। नेक्स्ट वी हैव एंटी एंजाइटी ड्रग्स, मींस जो ड्रग्स आपकी एंजाइटी को, आपकी टेंशन को और जो आपकी नर्वसनेस है उसको कम करे, वो हमारे पास आती है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। रिड्यूसेस एंजाइटी विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल मेंटल एंड द फिजिकल फंक्शन। फिजिकल फंक्शन, नॉर्मल मेंटल फंक्शन है उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, और आपकी टेंशन जो है, स्ट्रेस जो है, उसको कम करेगा। तो इसकी क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास आता है बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर आपके पास डाइजापाम है, लोराज़ेपाम है। ये दोनों ड्रग्स मैं आपको इसीलिए लर्न करवा रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम के एग्जांपल में आपको ये देखने को मिलेगा। और बीटा ब्लॉकर्स के अंदर और एंटी हिस्टामिन, 2-3 एग्जांपल आप लर्न करें। एंटी हिस्टामिन के अंदर आपके पास
हाइड्रोक्सिन एंड बीटा ब्लॉकर्स वी हैव प्रोपेनॉल। बेंजोडाइजेपिन्स हैं। बेंजोडाइजेपिन्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर एंजाइटी होते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि इनके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं और ये क्या करते हैं, ये पैनिक डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया और स्टेटस एपिलेप्टिस में भी काम करते हैं। ओके, जो इमरजेंसी सीजर्स होते हैं उनमें भी हेल्प करते हैं। इसके एडवर्स साइड इफेक्ट आपको ड्राउजीनेस, अटैक्सिया, डिजीनेस, वर्टिगो, वीकनेस, ब्लड विजन, जितने भी माइंड से रिलेटेड है उन सबके कॉमन साइड इफेक्ट आपको यही देखने को मिलेंगे, जितने भी डिजीज आपके माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आपके पास आपने काफी ज्यादा फैमिलियर वर्ड हो एनाल्जेसिक से। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। क्या होता है? पेन किलर, जो पेन को किल कर दे। ओके, ऑपियोइड एनाल्जेसिक दैट रिलीज द पेन। इसके एग्जांपल हमारे पास बहुत ज्यादा है, लाइक मॉर्फिन, कोडीन, ट्रेमेडोल। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास आता है मॉर्फिन, जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास ओपियोइड है। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड से मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव ड्रग है मॉर्फिन। ओके, सो जो सीवियर पेन होता है उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है, लेकिन ये सेडेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे इफेक्ट्स भी आपको दिखाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कोडीन। सी से कोडीन, सी से कफ सप्रेसेंट। कोडीन क्या होती है? कफ सप्रेसेंट होती है। ओके, और ये माइल्ड एनाल्जेसिक होती है, तो माइल्ड पेन को कम करती है। नेक्स्ट आप जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स जानेंगे, दैट इज द, मैंने आपको बताया था जितने भी आपके ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं उसके अंदर मैक्सिमम आपको सेडेशन, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल रहा है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो कि मॉर्फिन करता है। डिपेंडेंस एंड द टॉलरेंस मींस इसकी आदत भी हो जाती है काफी ज्यादा लोगों को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओपियोइड एनाल्जेसिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स मींस जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं। नाम से ही हमें पता चल रहा है मसल के अंदर जो स्पाज्म है, जो स्टिफनेस है, उसे कम करने का काम करते हैं हमारे पास मसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स मींस ड्रग दैट रिड्यूसेस मसल टोन एंड रिलीव मसल स्पाज्म। ओके, वी हैव स्केलेटल मसल क्लासिफिकेशन, जो पेरिफेरल एक्टिंग और सेंट्रली एक्टिंग के बेसिस पे किया गया है। वी हैव डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग, डीपोलराइजिंग एंड द डायरेक्ट एक्टिंग। तो आपको जो डीपोलराइजिंग है उसका एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सिनिल कोलिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर जो हमारे पास डेंट्रोलिन आता है जो कि मसल पे डायरेक्ट काम करता है। यहाँ पे आप एट्राक्यूरियम लर्न कर सकते हो। ओके, इसके जो यूजेस हैं, जो मसल रिलैक्सेंट है उसका यूज कहाँ किया जाता है? जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इसका यूज किया जाता है। सीवियर टिटनेस के केस में भी इसको यूज किया जा सकता है, और स्टेटस एपिलेप्टिस, जब भी मतलब जो इमरजेंसी कंडीशन हो उसके अंदर। इसके एडवर्स इफेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? जो भी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, प्रोलॉन्ग्ड एपनिया, कार्डियक एरिदमिया, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, पोस्ट ऑपरेटिव मसल सोरनेस। नाउ वी हैव लोकल एनेस्थेटिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ड्रग्स में आता है। लोकल एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? लोकल मतलब जो पर्टिकुलर पार्ट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करे, मीन्स जहाँ के सेंसेशंस को लॉस करे, मीन्स causes reversible loss of sensation in a specific area। सी, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट आपको आपके टीथ को क्योर करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया ही देता है। ओके, इसके मैकेनिज्म को जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जहां पे नॉर्मल कंडीशन में आपके जो पेन है उसका जो सिग्नल Na+ चैनल के थ्रू ब्रेन तक जाता है, सोडियम नाइट्रेट चैनल के थ्रू ही ब्रेन तक जाता है। तो जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो उस चैनल को ही ब्लॉक कर देता है। जो हमारा सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देगा, फिर क्या होगा? जो पेन का सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, और जो सिग्नल है वो कम जनरेट होगा, नर्व इंपल्स कंडक्शन है वो भी कम होगा, पेन का सिग्नल जाना चाहिए वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स काम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन, दैट इज द इंजेक्टेबल टाइप। लो पोटेंसी जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करेंगे, प्रोकेनाइन, क्लोरोप्रोकेनाइन। इंटरमीडिएट टाइप के आपके पास लीडोकेनाइन देखने को मिल सकता है। हाई पोटेंसी जो है, जो लॉन्ग लास्टिंग है, हाई पोटेंसी मतलब टेट्रा, मतलब 4 चेन लगी हुई है इसके अंदर, टेट्राकेनाइन। ओके, जो सरफेस एनेस्थेटिक्स है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, 2 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्युबल के अंदर कोकेनाइन, ओके, लीडोकेनाइन।
और टेट्राकेनाइन, जो इंजेक्टेबल के अंदर भी आपको एग्जांपल देखे इसके, इनसॉल्युबल के अंदर बेंजोकेनाइन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। सीएनएस के ऊपर और सीवीएस के ऊपर आपको दो अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सीएनएस में होगा डिजीनेस, कंफ्यूजन, लाइट हेडेडनेस, ट्रीमर्स, कन्वर्जेंस। और ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट को कम करना, हाइपोटेंशन, हार्ट रेट कम होगा तो टेंशन भी कम होगा, हाइपोटेंशन और एरिदमिया। ओके, अगर आपको एलर्जी, लोकल टिश्यू डैमेज भी देखने को मिल सकते हैं। प्रिकॉशंस जो आपको दिमाग में रखने हैं, इंजेक्ट स्लोली, आपको क्या करना है, इंजेक्शन को स्लोली लगाना है और मैक्सिमम डोज से बिल्कुल भी ऊपर उस इंजेक्शन को नहीं लगाना है। अवॉइड एड्रेनलिन इन सीवियर हार्ट डिजीज, अगर पहले से कोई भी हार्ट डिजीज है उसमें आपको एड्रेनलिन का इंजेक्शन नहीं देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आता है नसैड्स एंड द एनाल्जेसिक। नसैड्स क्या होते हैं? सी स्टूडेंट्स, जो पेन को कम करते हैं, फीवर को कम करते हैं एंड जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, वो होते हैं हमारे पास नसैड्स। ओके, सो इसका एक्शन क्या होता है? एनाल्जेसिक, पेन को कम करने वाला, एंटीपायरेटिक, फीवर को कम करने वाला, एंटी इन्फ्लामेटरी। इसका मैकेनिज्म भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी में COX एंजाइम होता है। COX का मतलब है यहाँ पे हमारे पास, COX एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, जिस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आपको फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन होती है। ये क्या करते हैं, उस एंजाइम का फंक्शन ही ऑफ करा देते हैं। ये तीनों चीजें आपको देखने को बॉडी में नहीं मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके जो क्लासिफिकेशन है, नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स, COX2 प्रीफ्रंटियल इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव COX2 इनहिबिटर्स, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या फिर पुअर एंटी इंफ्लामेटरी। ओके, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है दैट इज द एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, ये सारे आपके पास नसैड्स में आते हैं। यूज क्या होता है? फीवर को कम करेगा, पेन को कम करेगा, एंटी इंफ्लामेटरी है। फीवर, हेडेक, मसल पेन, अर्थराइटिस, डेंटल पेन। ओके, नेक्स्ट वी हैव एडवर्स क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट, गैस्ट्रिक इरिटेशन, पैप्टिक अल्सर काफी ज्यादा कॉमन है, GI ब्लीडिंग, एलर्जी, लिवर डैमेज एंड किडनी डैमेज। ओके, अगर हमने पैरासिटामोल का ओवरडोज किया तो लिवर डैमेज होगा, और लॉन्ग टर्म तक हमने निसैड्स को यूज किया तो हमारे पास क्या होगा? किडनी डैमेज तक आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास फुल फॉर्म देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, दैट इज द नॉन स्टीरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, नाम से आपको पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ब्रोंकोडाइलेटर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ब्रोंकोडाइलेटर्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स होते क्या हैं? जो हमारी ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं उसको डायलेट करने का काम करे, रिलैक्स करने का काम करे, जो एयरवेज है उसको ओपन करने का काम करे, वो होते हैं हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर्स। लाइक जो एजमा है, एजमा के अंदर हमारे पास जो एयर पाथवे है वो काफी नैरो हो जाता है, उसको डायलेट करने का काम करते हैं हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर्स। ओके, इसका क्लासिफिकेशन हमारे पास बीटा एगोनिस्ट, मैंने आपको पहले ही एगोनिस्ट को समझा दिया था। साल्ब्यूटामोल काफी इजी है और आपने पहले भी सुना भी है। ओके, मिथाइल जेंथिन, एंटी कोलेरोजेनिक। ओके, इसका यूज कहाँ होता है? ब्रोंकियल एजमा के अंदर, COPD और ब्रोंकियोस्पाज्म के अंदर। ब्रीथ बेटर विद द ब्रोंकियोडाइलेटर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स मींस ये म्यूकस को थिन करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं बेसिकली। एक्सपेक्टोरेंट्स मींस जो एक्सपेल आउट करे म्यूकस को, कैसे करेगा? थिन करके उसे बाहर निकलने में हेल्प करे। लाइक पेशेंट को आसानी से स्पूटम, खांसी के थ्रू निकाल देने में जो हेल्प करता है वो हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जो इसके एग्जांपल्स हैं, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम सोल्ट्स। नाउ वी हैव म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स मींस, लाइटिक्स का मतलब होता है लाइसिस, जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करे, दैट आर द म्यूकोलाइटिक्स। जो थिक म्यूकस को ब्रेक करके एक्सपेल आउट कर दे बॉडी से, वो होते हैं हमारे पास म्यूकोलाइटिक्स। इसके जो ड्रग की एग्जांपल्स है वो हमारे पास है ब्रोमहेक्सिन, और जो इसके ट्रिक है हमारे पास म्यूकोलाइटिक्स, जो म्यूकस को मेल्ट करके बाहर निकाले। एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोलाइटिक्स में क्या डिफरेंस है? एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं वो म्यूकस को थिन करके बाहर निकालते हैं, और जो म्यूकोलाइटिक्स है हमारे पास वो म्यूकस का लाइसिस करके म्यूकस को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंटी टसिव ड्रग्स, जो कफ सप्रेसेंट्स हैं। ओके, एक्शन इज द सप्रेस कफ रिफ्लेक्स।
तो फर्स्ट वी हैव जो ड्राई कफ होता है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है ओपियोइड्स, कोडीन एंड नॉन ओपियोइड्स वी हैव नोज कैपिन। इसके इफेक्ट्स आपको साइड इफेक्ट्स ड्राउजीनेस, डिजीनेस, नोजिया और ड्राई माउथ देख। नेक्स्ट वी हैव इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स मींस जो डायरेक्ट आपके लंग तक पहुंच जाए, जिन्हें इनहेल करके यूज किया जाए। टाइप्स होते हैं एरोसोल, गैसेस और द सॉल्वेंट। साइड इफेक्ट हमारे पास जो है कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन एंड हियरिंग लॉस, बोन मैरो डैमेज, लीवर डैमेज, हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज, कोमा और परमानेंट नर्व डैमेज भी देखने को मिल सकता है। इफेक्ट ऑन ब्रेन मींस रैपिड एब्जॉर्प्शन थ्रू द लंग, डोपामिन रिलीज, फीलिंग ऑफ यूफोरिया। ट्रीटमेंट counseling, behavior therapy, inhalant exposure. Next we have cardiovascular drug, means drug used to treat disease of the heart and blood vessels, जो कि heart और blood vessel की disease को treat करने में काम आते हैं, that is are the cardiovasculars. Okay? So सबसे पहले हमारे पास आता है hypertension, HTN, drug used to lower BP in hypertension, जो कि हाइपरटेंशन के अंदर बीपी को कम करने में काम करती है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, और WHO के अकॉर्डिंग मोर देन 140 पर 90 mmHg, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्रीजेस इवन अबव द 120 to 80 mmHg। सो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 140 टू 140, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपके पास जो वैल्यू है 140 अपॉन 90, और जो रिस्क है वो 120 से भी अबव पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो 90 to 95% केसेस आर एसेंशियल हाइपरटेंशन। आप हाइपरटेंशन की वैल्यू लर्न करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो हाइपरटेंशन को कम करेंगी। डायरेटिक्स, ACE इनहिबिटर मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स और वाजोडायलेटर्स। डायरेटिक्स क्या काम करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी यूरिन निकल रहा है उसको अमाउंट को बढ़ा देते हैं, ताकि उससे वाटर और जो हमारा Na+ है वो ज्यादा निकल जाए और ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो बीपी भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ये हाइपरटेंशन और एडिमा, CHF और फ्लूइड रिटेंशन के काम आती है। जहां पे हमारे पास जो लूप डायरेटिक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल डायरेटिक्स होती है। एक होता है हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग, मींस जो पोटेशियम बॉडी में बचता है ये उसके ऊपर काम करती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अगर ACE एंजाइम को ब्लॉक करते हैं ये, नॉर्मली ACE एंजाइम हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन 1 है उसको 2 में कन्वर्ट करता है, और 2 जो होता है वो ब्लड वेसल्स को नैरो करता है। अगर ब्लड वेसल्स को नैरो नहीं किया जाएगा, वो डायलेटेड ही रहेंगे, तो बीपी तो अल्टीमेटली नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि एंजियोटेंसिनोजन 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, वाटर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बीपी फॉल डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो एंजियोटेंसिन है उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करेंगे, तो बीपी अल्टीमेटली कम हो जाता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए, आपको अच्छे से इसको समझना है। कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो हमारे पास, इनका काम क्या होता है? कैल्शियम को हार्ट और ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं होने देते हैं जो ब्लॉकर्स हैं वो। ओके, जिससे क्या होगा कि ब्लड वेसल रिलैक्स रहेगी, बीपी लो होगा। एंजाइना में भी इनको काम में लिया जाता है। सो इसके एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। वेरापिमिल। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? हार्ट रेट को कम करते हैं, कार्डियक आउटपुट कम होगा और ब्लड प्रेशर भी कम होगा। बीटा ब्लॉकर्स वी हैव द प्रोपेनॉल। तो जितने भी OL से एंड होने वाली ड्रग्स है वो सारी हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स में आती है। वाजोडाइलेटर्स। वाजोडाइलेटर्स क्या करते हैं? ब्लड वेसल को रिलैक्स करते हैं जिससे बीपी कम हो। ओके, सो मिनी ऑक्सीडिल आप लर्न कर सकते हैं, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जो आपके लिए इजी रहे, आपकी डेली रेगुलर की जो बातों में आपको जो शब्द याद रहते हैं बस उन्हीं को आप याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंजाइना क्या होता है? जब ऑक्सीजन की हार्ट में कमी हो जाती है तो एंजाइना आता है। तो एंजाइना मींस, एंजाइना क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है। जब चेस्ट पेन होता है तो उसको हम एंजाइना कहते हैं। तो उसी को कम करने के लिए हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स को यूज में लेते हैं।
they prevent, abort or terminate the attack of angina pectoris. Okay, so first we have the नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और अदर ड्रग, ये सारी कार्डियोवैस्कुलर के अंदर में है, तो आपके पास यही ड्रग आएंगे। बीटा ब्लॉकर्स में हमने प्रोपेनॉल को लर्न किया था, और नाइट्रेट्स के अंदर हमारे पास ग्लाइसिल ट्राइनाइट्रेट GNT काफी इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम के अंदर हमारे पास वेरापेमिल हमने लर्न किया था, और अदर ड्रग्स के अंदर हमारे पास आप एक आध नाम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है डायूरेटिक्स टाइप। So drug acting on kidney which increases the urine output by promoting the excretion of the Na plus and water from the kidney. So loop है इसके अंदर, केस पैरिंग है और थियाजिड्स है। तो इसके भी आपको एक एक दो ही एग्जांपल्स रन करने हैं। अदर डायरेटिक्स हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और द ऑस्मोटिक डायरेटिक्स मैनिटोल। ओके, कुछ यूज है डायरेटिक्स के जिसमें अडीमा में यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और द डायबिटीज इंसिपिडस में भी यूज किया जाता है। हाई सीलिंग, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है हमारे पास, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है Na+K+ और क्लोरीन माइनस ट्रांसपोर्टर्स को, इसीलिए जो फंक्शन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, और अडीमा और CHF रीनल फेलियर में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव हिमैटनिक्स। हिमैटनिक्स क्या होती है, ये ड्रग ब्लड और ब्लड सेल्स पे काम करती हैं। तो ब्लड और ब्लड सेल्स पे काम करेंगी, सो ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया के अंदर भी हेल्पफुल होती हैं, जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन को इंक्रीज करती हैं। अनीमिया का कोज क्या होता है, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की, और इम्पेयर्ड RBC फॉर्मेशन, मींस RBC का ठीक से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम आयरन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, आयरन के अंदर हमारे पास जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है, सो हीमोग्लोबिन में 66%, मायोग्लोबिन में 25%, एंजाइम्स में 3% एंड स्टोरेज फेरेटिन, हीमोसिड्रिन 6%। आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा इनमें इतना। ओके, सो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है स्टूडेंट्स, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में होता है। तो वहां पे क्या होगा कि जो फैक्टर्स है एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे वो क्या होंगे, एसिड होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक विटामिन सी होगा या फिर मीट होगा। जो फैक्टर डिक्रीज करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन को, फॉस्फेट्स, एंटी एसिड एंड द ट्राइसाइक्लिन्स। जो डाइटरी सोर्स है आयरन के आपके पास, जो रिच सोर्स है, जो पुअर सोर्स है, रिच लाइक द लीवर, यॉक एंड द ड्राई फ्रूट्स। पुअर हमारे पास मिल्क और उसके प्रोडक्ट, टी, कॉफी, एंटी एसिड, ट्राइसाइक्लिन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो एब्जॉर्प्शन है ओरल आयरन प्रिपरेशन। ओरल आयरन प्रिपरेशन में आपके पास फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस फ्यूमरेट देखने को मिल सकती है। पेरेंटेरल मींस जो IVIM के थ्रू दी जाती है, दैट इज द ओरल आयरन इनटॉलरेंस, माल एब्जॉर्प्शन एंड नॉन कॉम्प्लियंस, सीवियर क्रॉनिक ब्लड लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आयरन रिक्वायरमेंट फॉर्मूला है, that is the 4.4 into body weight into HB deficiency. विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का सोर्स हमारे पास लीवर, किडनी, फिश, एग है, और डेली हमारे पास 1 to 3 माइक्रोग्राम पर डे हमें लेना चाहिए। फॉलिक एसिड इज द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीवर, स्पिनच एंड एग एंड मीट। नेक्स्ट वी हैव कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स क्या होते हैं, जो कोगुलेट करेंगे, जो ब्लड की क्लोटिंग को प्रमोट करते हैं, वो हमारे पास कोगुलेंट्स होते हैं। सो विटामिन के, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। विटामिन K1 और K3 जो हमारे पास विटामिन होते हैं वो कोगुलेशन को इंक्रीज करते हैं। सो विटामिन K है वो हमें प्लांट से मिलता है, और K3 हमारे पास सिंथेटिक होता है। जो क्लोटिंग फैक्टर्स के जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड है वो 2, 7, 9 एंड 10। ओके, 2, 7, 9, 10 दिन में तो ब्लड क्लॉट हो ही जाएगा। कि विटामिन K डिफिशिएंसी हुई तो सीन इन लीवर डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, कब कब आपको देखने को मिल सकती है, कोई भी लीवर डिजीज होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होगा, माल एब्जॉर्प्शन, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी लेंगे, या फिर मेन फीचर क्या हो सकता है, ब्लड ब्लीडिंग टेंडेंसी। ओके, मिसलेनियस कोगुलेंट्स आपको फिब्रिनोजेंस और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एंटी कोगुलेंट्स क्या होते हैं, जो ब्लड के कोगुलेशन को कम करते हैं। ओके, तो एंटी कोगुलेंट्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप इंजेक्शन के थ्रू हिपैरिन जो एक अच्छा एंटी कोगुलेंट है, और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, और ओरल के अंदर आप ले सकते हो पेनिडियन,
हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। लिपिड, डोमिक में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। किसको कम करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को। ओके, सो इसके जो क्लासेस है हमारे पास, जो स्टैटिन, ये आपने नीट में काफी अच्छे से लर्न किया होगा। स्टैटिन, बाइल एसिड फाइब्रेट्स, निकोटिनिक एसिड। ओके, जो स्टैटिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। ओके, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास। इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। लोवास्टैटिन, सिमोवास्टैटिन यूजफुल होते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के अंदर और हाई एलडीएल के अंदर। एडवर्स इफेक्ट आपको हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंस और मायोपैथी, मतलब मायोपैथी भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिब्रेट्स। फिब्रेट्स जैम फिब्रोजिल, जो कि काम क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं। एडवर्स इफेक्ट आपके पास एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, लूज मोशन, स्किन रैशेस, हेडेक और मायोपैथी। रेयर है और कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है इन ड्रग का प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट वी हैव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स, मीन्स जो ड्रग्स हमारे पास एसिडिटी, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन के अंदर काम आती हैं। ओके, जितने भी आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उसमें काम आने वाली मेडिसिन होती है ये। ड्रग रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ये मेडिसिन गैस्ट्रिक एसिड जो आपका HCl है उसके सिक्रीशन को कम करती हैं। जो कि कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होती है हमारे पास एसिडिटी के अंदर, गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर और एसिड रिफ्लेक्स के अंदर। इसके हमारे पास H2 एंटीहिस्टामिन, जो कि हमारे पास ब्लॉक करते हैं H2 रिसेप्टर्स को और रिड्यूस एसिड सिक्रीशन, जिससे एसिड का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। सिमेटिडिन, रेनिटिडिन काफी फेमस नाम है, आप लर्न कर सकते हो। दूसरी आती है हमारे पास प्रोटीन पंप इनहिबिटर, जो कि हमारे पास H+ और K+ जो प्रोटीन पंप है उनको इनहिबिट करती है। दैट इज द ओम्प्राजोल, पेंटाप्रोजोल। ओके, एंटी कोलर्जेनिक, जो कि एसिड को सिक्रेशन को डिक्रीज करती है बाय ब्लॉकिंग द मस्करेनिक रिसेप्टर्स। मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो है उनको बंद करके ये हमारे पास एसिड सिक्रेशंस को कम करती है। तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स आते हैं। दैट इज द ऑक्सीफेनोनियम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉगस, प्रोटेक्ट्स गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड रिड्यूसेस एसिड सिक्रेशन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बचाते हैं और एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो स्टमक की एसिडिटी, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो हमारे पास एंटासिड होते हैं और एसिडिटी से तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा। सिस्टमिक एंटासिड्स आपको देखने को मिलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट्स। ओके, जो कि एब्जॉर्ब एंड मे कॉज द सिस्टमिक एल्कलोसिस। नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो हमारे पास जो होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होते। ये क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। ये एब्जॉर्ब नहीं होते बट लोकली एक्शन दिखाते हैं अपना बस स्टमक के अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अल्सर प्रोटेक्टिव क्या होते हैं? जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें अल्सर से और प्रमोट करते हैं हीलिंग के अंदर। ओके, CBS इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं? कार्मिनेटिव्स मींस गैस को बाहर जो निकालने वाले होते हैं वो हमारे पास होते हैं कार्मिनेटिव्स। ओके, रिलीव एंड एक्सपेल गैस फ्रॉम द GIT। ये डिस्पेप्सिया के अंदर भी इसका काफी ज्यादा काम आता है। ये हमारे पास कार्डेमम ऑयल या फिर पेपरमिंट ऑयल आप यूज में ले सकते हो। डाइजेंस क्या होते हैं? तो जो हमारे पास डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, पैप्सिन, पेनक्रिएटिन और जितने भी हमारे पास इसको इंक्रीज करने वाले ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी इमेटिक्स, जो कि प्रिवेंट करते हैं। इमेटिक्स, एंड इमेटिक्स का मतलब यहाँ पे है कि वॉमिटिंग वगैरह से। तो जो एंटी इमेटिक्स है, जो प्रिवेंट करते हैं, सप्रेस करते हैं वॉमिटिंग को, वो हमारे पास होते हैं एंटी इमेटिक्स। तो एंटी इमेटिक्स के अंदर हमारे पास आता है एंटी कोलर्जेनिक ड्रग, दैट इज द हायोसिन। H1 एंटीहिस्टामिन, दैट इज द प्रोमिथाजिन एंड प्रोकाइनेटिक ड्रग। 5H3 एंटागोनिस्ट। ओके, तो हायोसिन जो होता है वो मोशन सिकनेस के लिए काफी ज्यादा बेस्ट ड्रग है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है लग्जेटिव्स। लग्जेटिव्स क्या होते हैं? जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह के कम करते हैं, ठीक करते हैं और जो बॉल मूवमेंट है उसे प्रमोट करते हैं। ओके, बल्क फॉर्मिक लग्जेटिव मींस जो add bulk to the stool and increase peristalsis, that is the methyl cellulose। स्टूल सॉफ्टनर्स हमारे पास आते हैं जो वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं स्टूल के अंदर, दैट इज द लिक्विड पैराफिन। स्टिमुलेंट परगेटिव्स, जो कि पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करते हैं और इंटेस्टाइनल नर्व को भी स्टिमुलेट करते हैं। एंड ऑस्मेटिक परगेटिव्स, जो कि वाटर को इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर और स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, दैट इज द लैक्टुलोज। सो these are we have the जितने भी GIT से रिलेटेड
ड्रग्स थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी डायरियल ड्रग। डायरिया मीन्स बार बार लूज मोशन का आना या फिर बार बार मोशन का आना डायरिया होता है। सो एंटी डायरियल ये मोशन को कंट्रोल करती है, रोक करती है, ट्रीटमेंट में काम आती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन कोज एंड द सीवियरिटी। सीवियरिटी और कोज पर डिपेंड करता है कि हमें कौन कितनी ड्रग लेनी है। इंक्लूड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जो फ्लूइड है उसे रिप्लेस करके ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक, एसिडोसिस एंड द ड्रग थेरेपी। ड्रग्स हमारे पास जो प्रेजेंट है दैट इज द ओपियोइड्स, लोपेरामाइड एंड हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स जो लीवर को प्रोटेक्ट करती है और लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। जहां पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं एन एसिटाइलसिस्टीन। हर्बल ड्रग्स हमारे पास कुछ की। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंटीबायोटिक्स। इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंटीबायोटिक्स को अच्छे से समझना है। जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है, दैट आर द सल्फोनामाइड्स, सल्फा डाइजीन, डेप्सोन। ओके, या फिर एक और एग्जाम्पल आप लर्न करेंगे, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। दो मोर देन सफिशिएंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स का। ये सबसे पहले क्या करते हैं? उसके सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं या फिर इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। पेनिसिलिन। ओके, फिर क्या आता है? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उसके अंदर क्या करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है उसे रोक देते हैं, टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरम एम्फेनिकोल। लास्ट में क्या करते हैं? सेल वॉल भी ब्रेक कर दिया, प्रोटीन भी तोड़ दिया, मतलब दीवार भी तोड़ दी घर की, खाना भी बर्बाद कर दिया, और क्या किया? डीएनए गायरेज मींस डीएनए का जो सिंथेसिस है उसे भी रोक देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो आपको पता है एंटीबायोटिक्स दो तरीके से काम करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम और द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है। ओके, तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल का जो डिफरेंस है वो क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब स्टॉप। ओके, बैक्टीरियोसाइडल मतलब कि जो किल करते हैं। हमारे पास सल्फोनामाइड और जो टेट्रासाइक्लिन है बैक्टीरियोस्टैटिक है, और जो हमारे पास सी से हम लर्न करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंड पेनिसिलिन। नेक्स्ट वी हैव फ्लोरोक्विनिनोल्स जो कि डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, उसके रेप्लिकेशन को बंद करेंगे डीएनए के और बैक्टीरिया को किल करेंगे। दैट इज दीज आर द सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, नोरफ्लॉक्सेसिन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जांपल्स आपके पास पेनिसिलिन आपको कॉमनली देखने को मिलता है। ये क्या करता है? जो उसकी सेल वॉल है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सेल वॉल ही नहीं बचेगा तो लाइसिस बैक्टीरिया का स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, ओरल यूज इसका पॉसिबल नहीं है, नैरो स्पेक्ट्रम है और डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है उसके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जी टाइप रिएक्शन पे आपको देखने को मिल सकती है। और जो इसके हमारे पास आती है एडवर्स इफेक्ट, दैट इज द पेन एट इंजेक्शन साइट, एलर्जी और द सीएनएस टॉक्सिसिटी एट द हाई डोज। एंटी ट्यूबरकुलर डिजीज इंपॉर्टेंट है। सो एंटी ट्यूबरकुलर डिजीज के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजिड, एंड सेकेंड लाइन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है पास एथेनोअमाइड। ये दो आप लर्न करें या फिर कैनामाइसिन भी आप लर्न कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स है जो मैंने ऐड कर दी हैं जिनसे आपको लर्न करना आसान रहेगा। उसके बाद में हमारे पास आती है एंटी फंगल ड्रग जो कि फंगस के फंगस के ग्रोथ को रोकती हैं। हमारे पास आती हैं कोलिन, नेटामाइसिन और एम्फोटेरिसिन बी। जो ये ड्रग्स हैं ये जो सीवियर फंगल इन्फेक्शन होता है उसके अंदर यूज की जाती हैं, जहां पे ये सेल मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसे पोरस बनाती है और उसका लीकेज करवा के उसका सेल डेथ करवा देती है। एडवर्स इफेक्ट आपको यहाँ पे फीवर, चिल्स, नोजिया, वोमिटिंग और
नेफ्रोटॉक्सी, अनीमिया, हेडेक जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंटी फंगल। तो द एंटी फंगल एंड द एंटीवायरल ड्रग्स आर, जो एंटी फंगल ड्रग है जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, जो रिंगवॉर्म को और जो एथलीट्स फुट है उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है, क्लोट्रीमाजोल। तो इसका क्या होता है यूज, हम टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग मतलब उस पर हम अप्लाई करते हैं क्रीम लोशन की तरह, और ये इफेक्टिव होती है कैंडियासिस के अंदर या फिर रिंगवॉर्म के अंदर, ठीक है। सो इसके एडवर्स इफेक्ट आपको लोकल इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास आता है केटोकेनाजोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केटाकेनाजोल जो है वो फर्स्ट ऑरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है, जो कि हमारे पास डर्मेटोफाइट्स और डीप मायोकोज के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स जो हमारे पास डीप फंगल इन्फेक्शन है उनमें काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती है ये। और ओरल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इन द एसिडिक एसिड पीएच, अगर ओरल हमने इसको एब्जॉर्ब किया है तो एसिडिक एसिड के पीएच को भी इंक्रीज कर देती है। इसके एडवर्स इफेक्ट आपको नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन में इसे नहीं लेना होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो होते हैं वो वाइडर स्पेक्ट्रम है केटोकेनाजोल से भी, बट बायो अवेलेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द फूड एंड द गैस्ट्रिक पीएच, और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी फूड और गैस्ट्रिक पीएच से डिफर नहीं करती है, अफेक्ट नहीं होती है। ओरल और आईवी इसका यूज किया जाता है। ये वाइड फंगल इन्फेक्शन में काम आती है, और फंगल कंजक्टिवाइटिस मींस आई ड्रॉप में भी यही काम आती है। नोजिया, वोमिटिंग, रैशेज आपको इसके एडवर्स इफेक्ट देखने मिलते हैं, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसे अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइटेराकेनाजोल, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है फ्लूकेनाजोल से भी, और ये एस्परजिलस के अगेंस्ट काफी अच्छा आपका वर्क करती है। और एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द फूड एंड द गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड और जो फूड है उसके साथ में इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, यूज होता है। और इसके जो एडवर्स साइड इफेक्ट है आपके पास वो गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस, डिजीनेस, हेडेक और प्यूराइटिस और पोटेशियम को लेवल को कम करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंटी वायरल ड्रग्स। तो जो एंटी वायरल ड्रग्स है जो वायरस की ग्रोथ को कम करती हैं, तो एंटी हर्पीज ड्रग, एसाइक्लोविर। एनआरटीआई जो है हमारे पास, एजेटी आप लर्न कर सकते हो। तो जो हमारे पास प्रोटीज इनहिबिटर्स आपके लिए इजी रहेगा लर्न करने के लिए, तो प्रोटीज इनहिबिटर्स का आप लर्न करें। और एंटी इन्फ्लुएंजा, जहाँ पे हमारे पास एमेंटेडिन और रिमेंटेडिन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बर्निंग एट द टॉपिकल आफ्टर टॉपिकल एप्लीकेशन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, मीजल्स आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव वेलासिलोवियर, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है जोस्टर के लिए, हर्पीज जोस्टर के लिए। एंड नेक्स्ट वी हैव पैम्पीफ्लोवियर, जो कि जेनाइटल हर्पीज के लिए काम आती है। तो आप एक दो एग्जांपल्स लर्न करें, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट वी हैव एंटी इन्फ्लुएंजल, एंटी मलेरियल एंड एंटी हेलिमेंथिक ड्रग्स। तो एंटी हेलिमेंथिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमेटिडीन जो है वो यूज होती है इन्फ्लुएंजा ए के अंदर, जो इन्फ्लुएंजा ए को ट्रीट करती है, और पार्किंसनिज्म में भी काम में आती है। इसके एडवर्स इफेक्ट आपके पास नोजिया, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, डिजीनेस देखने को मिल सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब एपिलेप्सी, सीएनएस डिसऑर्डर में इसको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमेटिडीन, जो कि मोर पोटेंट होती है एमेटिडीन से, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, बेटर टॉलरेंट। नेक्स्ट वी हैव एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग के अंदर आपके पास जो चॉइस ऑफ ड्रग आती है वो क्लोरोक्विनिन होती है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन भी है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। इसके साइड इफेक्ट्स आपको नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक और ब्लड विजन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्विनिन है हमारे पास, ये क्या करती है, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक हीम इनटू द हिमेजोइन, जो टॉक्सिक हीम है उसको हिमेजोइन में कन्वर्ट होने से रोकती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द क्लोरोक्विनिन सेंसिटिव मलेरिया। एडवर्स इफेक्ट आपको नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी लाइक कॉर्नियल, जो आपका कॉर्निया है उसकी ओपेक्सिटी आपको देखने को मिल सकती है, या फिर रेटिनल डैमेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूनिन। क्यूनिन जो होता है वो रेजिस्टेंट मलेरिया और सेरेब्रल मलेरिया और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, क्यूनिन मलेरिया के अंदर भी काम में आता है।
ओके, इसके एडवर्स इफेक्ट आपको हेडेक, वर्टिगो, नोजिया, स्वेटिंग ये देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास हेलिमेंथिक डिजीज है। हेलिमेंथिक डिजीज के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेलिमेंथिक डिजीज के अंदर। ये क्या करता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, एस्कैरियासिस के लिए। एंटी हेलिमेंथिक डिजीज की हम बात कर रहे हैं जहां पे आपको हुकवर्म और एस्कैरियासिस के लिए ये काफी ज्यादा यूज में ली जाती है। या फिर हमारे पास आता है मेबेंडाजोल जो कि राउंड वर्म और हुकवर्म और विपवर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी हेलिमेंथिक डिजीज। हेलिमेंथिक डिजीज वही हेलिमेंथिक ड्रग वही है जो कि हेलिमेंट जो आपके वर्म है उसको कम करने में, उसको किल करने में हेल्प करती है। 2 एग्जांपल आप लर्न करिए जहाँ पे माइल्ड जीआईटी अपसेट या फिर हेडेक, फीवर आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन हमारे पास जो है उसके अंदर आपके पास 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन। T3, T4 क्या करते हैं, वो थायराइड फॉलिकल से प्रोड्यूस होते हैं, बट कैल्सिटोनिन हमारे पास T सेल से प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर रेगुलेशन एंड सिक्रेशन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, फिर जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास में, T3, T4 का रिलीज होगा। ब्लड आयोडीन लेवल ऑल्सो रेगुलेट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। ओके, सो इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, सबसे पहले हम जानेंगे इसके एक्शन को। एक्शन क्या करता है, ये एक्शन और फंक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है बॉडी के अंदर। अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्रिटिनिज्म आपको देखने को मिल सकता है और ये एसेंशियल होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म आप यहाँ पे ये मेंटेन करता है, मींस इंक्रीज बीएमआर एंड स्केलेटल मसल के अंदर आपको इंक्रीज मसल टोन, ट्रिमर्स और द मसल वीकनेस, दैट इज द मायोपैथी। नेक्स्ट वी हैव हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडाइटिस है जहां पे आयोडीन डेफिशिएंसी और थायराइड सर्जरी ये सब इसके कोज होते हैं। टाइप होते हैं क्रिटिनिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको क्रिटिनिज्म बच्चों के अंदर, मिक्सोडीमा अडल्ट्स के अंदर और मिक्सोएडिमा कोमा जो इमरजेंसी की कंडीशन होती है वो। ट्रीटमेंट हम इसको कर सकते हैं लीवोथायरोक्सिन T4 इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। एंटी थायराइड ड्रग्स जो है हमारे पास जो इनहिबिट करती है T3, T4 के सिंथेसिस को, दैट इज द मेथीमाजोल एंड कार्बिमाजोल। जो इनहिबिट करती है आयोडीन ट्रैपिंग को, दैट इज द नाइट्रेट्स। इनहिबिट हार्मोन रिलीज आयोडीन, डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, दैट इज द रेडियोएक्टिव आयोडीन 131। नेक्स्ट वी हैव इंसुलिन। इंसुलिन का जो सोर्स होता है हमारे पास वो बीटा सेल्स होती है। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पेनक्रियास प्रोड्यूस होती है वहां से। और एक्शन क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना और उसके अपटेक को बढ़ाना और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को प्रमोट करना, इनहिबिट ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर। अब हम टाइप देखें तो टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज एंड प्री डायबिटिक। टाइप 1 जहाँ पे इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, टाइप 2 जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गेस्टेशन के टाइम पे, और प्री डायबिटिक मींस जो ब्लड शुगर हायर देन द नॉर्मल बट नॉट डायबिटिक। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ इंसुलिन। टाइप ऑफ इंसुलिन रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड द लॉन्ग एक्टिंग। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसको आईवी फ्लूइड से ट्रीट किया जाता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन से। नेक्स्ट वी हैव ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होती है हमारे पास ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में ब्लड शुगर के जो लेवल है उसको कंट्रोल करने में हमारे पास यूज होती है। तो हमारे पास आती है सल्फोनाइल यूरिएज जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है बट आजकल यूज नहीं होती है। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास जितनी भी ये ग्लिपिजिड्स एंड ग्लिसलाइजिड्स हैं ये सारी आपके लिए यूज में की जाती हैं। बट इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये स्टिमुलेट करती है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज को जो कि इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाए और ब्लड ग्लूकोज को कम करे। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, हाइपोग्लाइसेमिया होगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन आपको यही देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये मेटफॉर्मिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये चॉइस ऑफ ड्रग है डायबिटीज टाइप 2 के लिए। ओके, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करती है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल,
इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, एडवर्स इफेक्ट आपको नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉन्ग टर्म यूज में हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है। ओके, सो ये आपके पास जितनी भी थी ये सारी एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, ये दोनों आपको इतना ही लर्न करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है आपके पास में, वो क्या करते हैं, वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी हो सकते हैं, प्रोस्ट अकेले प्रोजेस्टेरोन की भी हो सकती हैं, या फिर इमरजेंसी के अंदर भी कुछ हो सकती हैं। तो लिविन नोजेस्ट्रोल आपको देखने को मिल सकती है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको क्या देखने को मिलेंगे, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज, या फिर सीवियर हाइपरटेंशन, लीवर डिजीज, या फिर ब्रेस्ट और जेनाइटल मैलिग्नेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। यूटेराइन स्टिमुलस क्या होता है, जब यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस की जरूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वाली ड्रग हम यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन को यूज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यूज करते हैं, जो कि लीवर में इसका काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर। ऑक्सीटोसिन एडवर्स इफेक्ट आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपरटेंशन, कार्डियक एरिदमिया। और यूट्राइन रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं, जो कि यूट्रस को रिलैक्स करने का काम करते हैं। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट आप इसमें यूज रखें, सॉरी याद रखिए। इसके यूजेस क्या हैं, डिले प्री टर्म लेबर एंड जो अबॉर्शन है उसका ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। ओके, इसके जो यूजेस है हमारे पास, डिले प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट वी हैव एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। सी, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, जो लिविंग टिश्यू के ऊपर काम में लेते हैं, लाइक स्किन और माउथ के ऊपर। डिसइंफेक्टेंट जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लाइक जो फ्लोर के ऊपर जो पोछा लगाते हैं वो भी डिसइंफेक्टेंट होता है। जर्मीसाइड्स जो कि जर्म्स को किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। गुड एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, जो चीप होते हैं, स्टेबल होते हैं और नॉन स्टेनिंग होते हैं। उनका ऑर्डर भी काफी अच्छा होता है, जो माइक्रोब्स को तो मारे ही मारे बट उसके स्पोर्स को भी किल कर देते हैं, जो अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस के अच्छा काम करते हैं। और वर्क इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड द पस, non irritating, non toxic, promote healing and compatible with the soap and the detergents. Okay, क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, फिनोल डेरिवेटिव है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। फिनोल के लिए क्लिसोल और फिनोल, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट। हेलोजेंस के लिए आपके पास आयोडीन और क्लोरीन। और अल्कोहल के जो डेरिवेटिव्स है दैट इज द इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। एल्डिहाइड्स के लिए हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही करके आपको बस लर्न करने हैं। एक आपको ये लर्न करना है, क्वाइटनरी अमोनियम कंपाउंड्स दैट इज द टेट्रीमाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, उसके प्रोटीन और एंजाइम्स को डीनेचर कर देंगे और फिर क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो है वैक्सीन। वैक्सीन हमारे पास कुछ इस प्रकार की देखने को मिल सकती है, लाइक किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो हमारे पास टीएबी, क्लोरेला और पर्ट्यूसिस के अंदर देखने को मिलेंगी। रेबीज वैक्सीन भी ऐसी है। और लाइव अट्यूनेटेड वैक्सीन हमारे पास बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, एड्स और इम्यूनो डेफिशिएंसी में हम यूज नहीं कर सकते लाइव वैक्सीन को, कैंसर पेशेंट में कीमोथेरेपी में यूज नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में हम यूज नहीं कर सकते हैं। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास, टॉक्सॉइड्स टिटनस टॉक्सॉइड एंड डिप्थेरिया टॉक्सॉइड्स। सो हमारे पास नेक्स्ट आता है कंबाइंड वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस के लिए एमएमआर, मीजल्स, मम्प और रूबेला। नेक्स्ट वी हैव द एंटीसेरा। एंटीसेरा मीन्स रेडीमेड एंटीबॉडीज। सो ये क्या होते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज, होस्ट सीरम और ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एटीएस टिटनस एंटीटॉक्सिन, एडीएस डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन, एआरएस एंटी रेबीज सीरम, एंटी स्नेक वेनम, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, टिटनस इम्यूनोग्लोबिन, रेबीज एंड हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट वी हैव द विटामिन। विटामिन का क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स हमारे पास देखने को मिलता है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ए डी ए के डी ई से आप लर्न करेंगे फैट सॉल्युबल, और बी और सी हमारे पास क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। ओके, ए हमारे पास जो काम आता है वो उसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस कर सकती है, या फिर हमारे पास जो इसके यूज होते हैं वो विटामिन प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी। विटामिन डी जो होता है उसे हम कैल्सीफ्रोल भी बोलते हैं, विटामिन D2 को, और कॉले कैल्सीफ्रोल हमारे पास D3 होता है, और इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है हमारे पास कैल्सिट्रायोल होती है। विटामिन ई जो होती है इसकी डेफिशिएंसी रेयर देखने को मिल सकती है। थेरेपेटिक यूज जो होता है, सप्लीमेंट डोज मे बी गिवन टू द पेशेंट एट द रिस्क। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ओके, विटामिन के डेफिशिएंसी रेयर इन अडल्ट
एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर। आपको ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न करनी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1 इज द थायमिन, बी था, ओके, ऐसे लर्न करो। प्रोफाइलैक्सिस के अंदर यूज किया जाता है, बेरी बेरी के अंदर यूज किया जाता है, एक्यूट एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन के अंदर, डेफिशिएंसी डिजीज बेरी बेरी, ओके। सो B1 बेरी बेरी, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B2 जो होता है वो B2 जो होता है हमारे पास वो B2 मीन्स टू लिप्स, चिलोसिस प्लस में टंग, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है B3 नियासिन, प्रोफाइलैक्सिस फ्लैग्रा, B3 मीन्स 3Ds, ओके, like dermatitis, diarrhea or the dementia. B6 we have the prevention of the alcoholics, neurological disorder or glossitis, stomatitis or the convulsion. B6 ब्रेन प्लस में नर्व के अंदर ये काम करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कन्वर्जन। B12 कोबालामीन, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब विटामिन B12 ब्लड विटामिन होता है ये, ओके। विटामिन सी जो होता है उसका स्कॉर्बिक एसिड, जो कि स्कर्वी आपको पता है, ब्लीडिंग गम देखने को मिलेंगे, कैपिलरी फ्रेजाइल हो जाएंगी काफी ज्यादा। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आप इसके अंदर विटामिन सी, कोलेजन प्लस में कैपिलरी प्लस में स्कर्वी। वाटर इम्बैलेंस के अंदर हमारे पास वाटर एक्सेस और वाटर लॉस। वाटर एक्सेस फ्लूइड ओवरलोड, अडीमा और सेरेब्रल अडीमा तक भी आपको देखने को मिलेगा। और लॉस क्या होता है, डायरिया, वोमिटिंग, फीवर के अंदर, डिहाइड्रेशन, ओके। सो आईवी फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सलाइन क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज और रिंगर लैक्टेट, DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसके अंदर जिसके क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलॉइड्स, कोलॉइड एंड द स्पेशल फ्लूइड्स। जो सलाइन है हमारे पास NaCl 154 मिलीमोल पर लीटर और Cl हमारे पास 154 मिलीमोल पर लीटर कंटेंट करता है। और इसके इंडिकेशन हमारे पास ये डायरिया, वोमिटिंग, सॉल्ट लॉस और डाइल्यूटिंग ड्रग्स, ट्रांसफ्यूजन। इसके जो फीचर्स हैं, डेक्सट्रोज के अंदर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, pH इसकी 4.5 होती है, मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स एंड द हाइपरनेट्रीमिया। जो RL है हमारे पास, RL के अंदर आपके पास Na प्लस Cl माइनस लैक्टेट K प्लस Ca प्लस प्रेजेंट होता है। डिहाइड्रेशन, बर्न, एक्यूट ब्लड लॉस और GI फ्लूइड लॉस के अंदर काम आता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, रीनल फेलियर और हाइपरकैलेमिया एंड सीवियर लिवर डिजीज। DNS का जो कंपोजिशन है वो 5% डेक्सट्रोज प्लस में नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट होता है। ये आपके पास टेम्परेरी एनर्जी, फ्लूइड करेक्शन और हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, पोस्ट ऑपरेटिव सपोर्ट के रूप में से काम लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट फार्मेकोलॉजी। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, लर्न करने की कोशिश की होगी। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल BMS Blossom 1 पे मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक्स फॉर